कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। मार्केट्स ने मार्च सीरीज की शानदार शुरुआत की है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने की वजह से इस महीने में मार्केट ट्रेडर्स अपने फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स में ज्यादा बिजी रहते हैं। इस महीने में महाशिवरात्रि की छुट्टी रही गत सप्ताह में और गुड फ्राइडे की छुट्टी भी आएगी इसी माह में। लोकसभा इलेक्शंस की डेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है इसी महीने में, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद से काफी सारी सरकारी प्रक्रिया रुक सी जाती है और बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध भी लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 4 से 8 मार्च तक का था। पिछले 2 सप्ताह में मार्केट्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत डराया है। ये पूरा समय रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग वाला समय रहा है, जहां बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। खास करके माइक्रो कैप्स अच्छा खासा फॉल दिखा चुके हैं। माइक्रो कैप्स में कहीं भी 25 से 40% तक की फॉल देखने में आई है पिछले कुछ दिनों में। पिछले सप्ताह के बुधवार के सेशन में एक समय ऐसा लग रहा था कि मार्केट्स में आज सभी कुछ लाल में ही बंद होने वाला है। बुधवार से गुरुवार आते आते निफ्टी में करीब 350 अंक गंवा चुका था, जिसमें छोटे और मझोले शहरों में करीब 5 से 10% तक का फॉल कुछ 2 दिनों में ही देखने में मिला था। अब इस फॉल की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसमें खास रहा सेबी का डायरेक्टिव, जिसमें मिड और स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी। सेबी ने म्यूचुअल फंड से उनके रिस्क को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की बातें की थी। पिछले कुछ महीनों में मिड और स्मॉल कैप्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, जिसमें स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की खास चर्चा की जानी चाहिए, जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आए हैं। कहीं भी 40%, 50% से लेके 300-500 गुना तक के भी रिटर्न्स आए हैं इन स्टॉक्स में। इसकी वजह से इनके वैल्यूएशंस काफी रिच हो गए हैं। इसी के चलते सेबी ने म्यूचुअल फंड से पूछा कि यदि अगर उनके पास कोई बड़ा रिडेम्पशन आ जाता है तो उसे पूरा करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। यहां रिडेम्पशन का मतलब समझा देते हैं। रिडेम्पशन यानी आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, और जब आप ये यूनिट्स बेचते हैं उसी को रिडेम्पशन कहा जाता है। हाल के दिनों में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मिड और स्मॉल कैप्स में एक साथ काफी बड़ी रैली होने की वजह से सेबी द्वारा यह कदम उठाया गया है। बाजार के कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बड़े प्लेयरों की तरफ से, जहां पर वो मार्च एंडिंग के बतौर अपना प्रॉफिट एडजस्टमेंट के हिसाब से ये सेलिंग कर सकते हैं। रूमर्स अनेक हैं इस बार भी, लेकिन इवेंचुअली छोटे और मझोले कंपनियों में जो इन्वेस्टेड रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी पॉकेट में होल जरूर हुआ है। यहां बता दें कि काफी महीनों से म्यूचुअल फंड और पीएमएस स्कीमों ने इन कंपनीज के अपने फंड्स में नया पैसा नहीं लेने की रणनीति अपना रखी है। काफी सारे पीएमएस के जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने चेतावनी भी दी थी कुछ महीनों पहले कि छोटे और मझोली कंपनियों के जो फ्रॉथ है उनमें वो काफी बढ़ गया है। इसी वजह से वो इन कंपनियों से दूर रहने की हिदायत दे रहे थे। काफी लोग वैल्यूएशंस को लेकर इन कंपनियों से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बाजार में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हो रही है, इसमें कम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहने में ही समझदारी है। अमेरिका में भी इस समय काफी सारे स्टॉक्स में और वहां के इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बीच बीच में, क्योंकि वहां पर रेट कट की जो संभावना है, वो जून के रेट कट की जो संभावना है वो अभी 60% के नीचे आ गई है। लोगों को डर है कि रेट कट में और देरी होने से प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी में जहां पर जून में रेट कट आने की संभावना 85% के ऊपर थी, वो अभी 60% के नीचे आ गई है, जो दर्शाता है कि वहां के इन्वेस्टरों में एक डर का माहौल है
क्योंकि वहां पे रेट कट में जैसे जैसे देरी होती रहेगी वहां की इकोनॉमी को रिवाइव करने में उतना और समय लगेगा। पिछले सप्ताह गुरुवार से शुक्रवार का बाजार एकदम पलट गया और निफ्टी ने फिर से एक नया हाई बना दिया था। ये इस सप्ताह के पहले सप्ताह की बात हो रही है और 350 अंकों की 2 दिनों की गिरावट के सामने बाजार ने 450 अंक का मजबूत बढ़त दिखा दिया था 2 दिनों में। इस मार्केट के लिए 800 से 1000 पॉइंट की वॉलिटिलिटी करना एक आम बात हो गई है। पिछले कुछ हफ्ता से हम देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट की इंट्रावीक वॉलिटिलिटी एक आम बात हो गई है। इस अब जो तेजी हुई है इसका श्रेय जाता है भारत के लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी फिगर्स को, जो कि 8.4% की शानदार ग्रोथ दिखाई है हमारी इकोनॉमी ने इस बार में। इस फाइनेंशियल वर्ष में ये सबसे तेज गति से भारत की जीडीपी ग्रोथ हुई है। भारत इस समय एक लौता बड़ा देश है जो कि इस तेजी के साथ पूरे विश्व में सबसे तेज दौड़ रहा है। पिछले सप्ताह शनिवार को एक स्पेशल सेशन हुआ था जो कि हम कवर नहीं कर पाए थे, जो जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाला था, लेकिन बाद में उसे 22 जनवरी की स्पेशल छुट्टी के चलते उस सेशन को उस समय में नॉर्मल सेशन में तब्दील कर दिया गया था। ये स्पेशल सेशन स्टॉक एक्सचेंज की बैकअप फैसिलिटी को चेक करने हेतु किया गया था, जिसमें 45 मिनट्स और 60 मिनट्स के 2 सेशन हुए थे। अब क्रूड ऑयल की और गोल्ड की बात करते हैं। क्रूड ऑयल और गोल्ड के भाव इस सप्ताह में कुछ बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कच्चा तेल अभी कुछ 82.5 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था शुक्रवार को। ओपेक देशों की द्वारा की गई प्रोडक्शन कटौती और लंबे समय तक चल सकती है, जिसके हेतु ये बढ़त देखी गई। इस सप्ताह में करीब 1% की बढ़त देखी गई। वहीं गोल्ड का भाव भी 2170 डॉलर के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा था। इस कमोडिटी में करीब 1.5% का उछाल देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। अभी कुछ राउंड अप ले रहे हैं तो क्रिप्टो की भी बात कर लेते हैं। क्रिप्टो पर अपडेट में यह है कि बिटकॉइन जनवरी 2024 से फिर से सुर्खियों में चल रहा है। 3 सप्ताह पहले ये फिर से $50,000 के ऊपर आ गया था और एक बॉलमार्क फिगर उसने क्रॉस किया था। अभी पिछले सप्ताह में वो करीब लास्ट में $69,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी $70,000 के आसपास, जो कि उसके ऑल टाइम हाई के काफी करीब आ गया है। इससे पहले $50,000 का आंकड़ा क्रिप्टो में बिटकॉइन ने मार्च 2021 और नवंबर 2021 में पार किया था। इस सप्ताह में ये कमोडिटी ने करीब $10,000 का उछाल फिर से देखने मिला है। अब लोगों में फिर से फोमो होने की बातें आ रही है। एफआईआईज की कुछ बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में एफआईआईज ने इस सप्ताह में 10,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग करके सबको चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट्स अभी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर चल रहे हैं और यहां पर कोई भी बड़ी न्यूज ऐसी नहीं आई है पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से एफआईआईज का कोई रुख बदल सके। एफआईआईज ने फरवरी में 15,962 करोड़ की नेट सेलिंग की थी, जबकि इस मार्च के महीने के शुरुआती 2 दिनों में उन्होंने 47 करोड़ की बाइंग करके एक पॉजिटिव स्टार्ट दिया था। वैसे पास्ट का डेटा बताता है कि इलेक्शन के साल में मार्च महीना काफी पॉजिटिव रहता है। ऑन एन एवरेज 5 से 7% पॉजिटिव रिटर्न्स आते हैं मार्च के महीने में। मोटा मोटी इलेक्शन के साल में मार्च के महीने में इन्वेस्टरों के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना रहता है स्टॉक मार्केट्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात है रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, जो सबसे ज्यादा मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप्स में इन्वेस्टेड रहते हैं और जहां हम इन स्टॉक्स में अच्छी खासी धुलाई देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसमें मार्केट्स अब कितने भी नए कीर्तिमान बनाते रहे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों के लिए अभी कोई कमाई का मौका नहीं बन रहा है। उल्टा रिटेलरों के हाथ से अच्छे स्टॉक्स, अच्छा माल छूट ही रहा है
प्रेशर की वजह से, क्योंकि इस भयंकर वॉलेटिलिटी के चलते कमजोर लोग बाजार से निकलते जाते हैं और निकल भी रहे हैं। अब निफ्टी की कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी 510 अंक बढ़कर 22,493 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 47,835 पर यानी 1714 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी पहली बार 74,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग आई है 74,119 की, जो कि गत सप्ताह से 1619 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। मार्केट्स की इतनी इंटेंस वॉलेटिलिटी के बाद अगर हम ये फिगर्स देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि इंट्रा वीक में कितनी गजब की वॉलेटिलिटी हुई थी। अब कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े ठीक आने से तेजी देखने को मिल रही है। ये इंडेक्स कंटिन्यूसली 1.5 महीने से ऊपर चल रहा है और करीब 12% तक का रिटर्न दे दिया था, और इस सप्ताह फिर से 3.5% और बढ़ गया है। तो इसका टोटल 6 हफ्तों में 15.5% तक की बढ़त, स्ट्रॉन्ग बढ़त देखी गई है इस इंडेक्स में। निफ्टी मेटल ने एक बढ़िया रैली दिखाते हुए पिछले सप्ताह 3.5% तक का उछाल दिखाया था। इस सप्ताह फिर से 5.67% बढ़कर इसकी टोटल बढ़त 2 हफ्तों में करीब 9.25% की हो गई है, जो कि काफी काबिले तारीफ है। अचानक से इस मेटल सेक्टर में जो जोर आया है इस मार्च सीरीज में, इससे पहले काफी समय तक मेटल सेक्टर में एक दबाव देखने को मिल रहा था। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी करीब 3 हफ्तों में करीब 3.25% तक का उछाल देखा था। इस सप्ताह फिर से बैंक निफ्टी में दमदार 3.72 यानी करीब 3.25% और निफ्टी में भी करीब 2.25% तक का उछाल देखने में मिला, और वो हरे निशान में बंद हुए हैं। एक महीने में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीब 7% की बढ़त और निफ्टी में करीब 6% तक की बढ़त देखी गई है क्लोज टू क्लोज बेसिस पर। निफ्टी फाइनेंस भी करीब 3% और निफ्टी फार्मा में करीब 1% तक का पॉजिटिव रुझान देखने में आया है। अब घटने वाले इंडेक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही अग्रणी है और एक ही इंडेक्स है, जो है निफ्टी आईटी। इस इंडेक्स में करीब 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं करीब 4.25% तक का टोटल घाटा देखने में आया है। अब कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है टाटा केमिकल। टाटा ग्रुप ने इस सप्ताह बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ज्यादा करके टाटा ग्रुप कंपनीज ही बढ़ने वालों में है, जिसमें टाटा केमिकल करीब 40% बढ़ गया है एक सप्ताह में। टाटा केमिकल जैसा बड़ा शेयर, F&O का शेयर 40% बढ़ जाए तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टरों के लिए क्या हुआ होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट चल रहा है। करीब 34% तक का उछाल देखा गया है इस स्टॉक में भी। फिर से एक टाटा ग्रुप कंपनी है रैलीज इंडिया, जो 16% बढ़ा है। ऑयल इंडिया, सेल, स्टील अथॉरिटी, टाटा पावर, BHEL, फिर उसके बाद में है बजाज ऑटो, गॉडफ्रे फिलिप्स, सोलार इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, बैंक ऑफ इंडिया, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, ICICI प्रू लाइफ। ये सारे के सारे स्टॉक्स करीब 10 से 16% तक के उछाल के साथ बंद हुए हैं इस सप्ताह। अब इसमें कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी है IIFL फाइनेंस, जो करीब 29% तक के फॉल के साथ इस सप्ताह बंद हुआ है। काफी प्रेशर था इस स्टॉक के अंदर में RBI के डायरेक्टिव के बाद में। बाकी जो घटने वाले शेयर हैं उसमें रेनबो चाइल्ड, सुजलॉन एनर्जी, नेटवर्क 18, JBM ऑटो, TV 18, ग्लेनमार्क लाइफ, MGL महानगर गैस, नारायण रुदालया, RKN केमिकल, JM फाइनेंस, ब्रिगेड एंटरप्राइज, SKF इंडिया। ये सारे के सारे शेयर करीब 8 से 16% तक का फॉल दिखाकर बंद हुए हैं। तो चलिए अब अगले हफ्ते की बात करते हैं, जो 11 से 15 मार्च तक का है। इसमें ये एक ट्रंकेटेड वीक रहा, जिसमें 8 मार्च को बाजार महाशिवरात्रि के पर्व की वजह से छुट्टी कर रहे थे। पिछले सप्ताह शनिवार को मार्केट्स में एक स्पेशल
सेशन किया गया था, जहां पर निफ्टी में कोई खास झुकाव नहीं देखा गया। निफ्टी के स्टॉक्स करीब करीब फ्लैट ही बंद हुए थे, लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए इस लैकलस्टर ट्रेड में कुछ जान फूंक दी थी। अब निफ्टी एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर तो रहे हैं। निफ्टी के लिए अब 22,700 22,800 का एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। वहीं 22,200 22,300 पर एक सपोर्ट भी मिल सकता है। भारत के जबरदस्त जीडीपी फिगर्स की वजह से काफी सारे अर्थशास्त्रियों के बीच एक बहस छिड़ गई है। 8.4% का जो जीडीपी फिगर आया है वो किसी की भी सोच से परे है। मैक्स एक्सपेक्टेशन थी 6.6 या 6.7% की, जिससे कि 8.4% एक काफी नायाब फिगर आया है। इतना बड़ा फिगर में जो जीडीपी के फिगर में जो जंप आया है वो सभी को पच नहीं रहा है। अब कई सारे अर्थशास्त्री ने इस फिगर्स पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया है। उनका बोलना है कि भारत की जीडीपी के बजाय हम जीवीए को देखना चाहिए। अब जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसका जो फॉर्मूला है वो है जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी प्लस टोटल सब्सिडीज माइनस टोटल टैक्सेस। ये जीडीपी को निकालने का फॉर्मूला है। भारत का जीवीए Q3 में यानी थर्ड क्वार्टर में 6.5% बढ़ा है कंपेयर टू Q2 सेकेंड क्वार्टर में वो करीब 7.7% बढ़ा था। तो इन लोगों का मानना है कि यहां पर बढ़त के बजाय स्लो डाउन हुआ है भारत की इकोनॉमी में। अब बड़े और विकसित देशों को भारत की जबरदस्त जीडीपी में बढ़त शायद लुभा नहीं रही है, क्योंकि आज तक सारी की सारी एजेंसी जीडीपी फिगर्स की बात करते थे, तो आज ये अचानक जीवीए पर फोकस क्यों, ये सभी का मानना है। भारत ऐसे समय में बड़ी ग्रोथ कर रहा है जब जर्मनी और जापान जैसे बड़े देश टेक्निकली अभी रिसेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। बहरहाल मार्केट्स ने पिछले कुछ हफ्तों में जो चाल दिखाई है उससे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ने ही वाली है और लोगों को और परेशान करने ही वाली है। मार्केट्स में इस समय टाटा ग्रुप के शेयरों में काफी हलचल है। इन्हीं शेयरों का अच्छा खासा बोलबाला चल रहा है। यदि किसी के पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप के शेयर हैं तो उनकी तो चांदी हो रखी है। दरअसल आरबीआई का जो पिछला डायरेक्टिव आया था उसके अनुसार टाटा सन्स को अगले साल के थर्ड क्वार्टर में हो सकता है कि उन्हें एक आईपीओ लाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप के सभी शेयरों में ये तेजी देखने को मिल रही है। इसमें खास टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और इंडियन होटल को सबसे ज्यादा फायदा होने की वजह से इन शेयरों में सबसे खास तेजी देखने मिल रही है। टाटा केमिकल का शेयर इन दिनों में पिछले कुछ दिनों में करीब 30% तक का उछाल दिखा चुका है। वहीं दूसरी और आरबीआई ने पेटीएम के बाद आईआईएफएल के गोल्ड लोन पर पाबंदी लगाने की वजह से उसका स्टॉक करीब 40% तक का फॉल दिखा चुका है एक ही सप्ताह में। इसके बाद जेएम फाइनेंस का भी नंबर आ गया आरबीआई की लिस्ट में, जहां आरबीआई ने उन्हें लोन अगेंस्ट शेयर्स ना देने की हिदायत दी है। इसके बाद जेएम का भी वही हर्ष हुआ जो बाकी स्टॉक्स में हुआ है। स्टॉक में जोरों से बिकवाली देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग बात है कि जियो फाइनेंस के मार्केट में उतरने के बाद से इन बड़ी एनबीएफसी कंपनीज के लिए ऑलरेडी सरदर्द बना हुआ है। ऐसे समय में आरबीआई की तरफ से ये कदम उन्हें और परेशान ही करेगा। बहरहाल मीडिया में खबरें हैं कि टाटा सन्स अभी आईपीओ के बजाय बॉन्ड इशू कर सकते हैं। आरबीआई के इस डायरेक्टिव से बचने का प्रयास इसी बहाने हो सकता है, लेकिन ये न्यूज आई है थर्सडे का मार्केट बंद होने के बाद। अब सोमवार को देखना पड़ेगा कि इसका क्या रिएक्शन आता है टाटा ग्रुप की कंपनियों पर। अभी के लिए जो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप में जो रैली चल रही थी
उसके अंदर काफी लोगों को, जैसे हमने पहले भी बताया, कि काफी फ्रॉड नजर आने लग गया था मार्केट के काफी जानकारों को, जिसकी वजह से सेबी और आरबीआई, हमारे दोनों जो वॉचडॉग है, उन्होंने काफी अच्छा काम करते हुए काफी सारी जगह जहां पर उन्हें काफी जो डर लग रहा था लोगों को, उसमें काम करते हुए काफी सारी चीजों पर पाबंदियां भी लगाई है, काफी सारी चीजों को दुरुस्त भी किया है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इन दोनों स्टॉक मार्केट और बैंकिंग रेगुलेटर द्वारा, वो हमारे मार्केट्स के लिए लंबे समय में काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि मार्केट आपको टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 11/3 से लेके 15/3/2024 के बीच में, एक फुल वीक का बाजार का व्यू लेके टेक्निकली हम लोग क्या देख रहे हैं। पहला तो निफ्टी वीकली जहां पर बंद हुआ है उसी हिसाब से देखा जाए तो 9 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक निफ्टी टिका हुआ है, मेरे हिसाब से वीकली में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रहा है। जो कि यहां पर एक बार टेस्टेड हुआ था 9 एक्सपोनेंशियल, उसके बाद से फिर से पॉजिटिव जगह में अभी भी है। हाँ, थोड़ा सा मोमेंटम रुक रुक के चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो नीचे से जो वोलेटिलिटी, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जो लोअर एंड में डिमांड है, हायर एंड में सप्लाई है, बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से बाजार का ऊपरी हिस्से में हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो वीकली एमएसीडी का स्लोप इंडिकेशन दे रहा है बाजार का जो मोमेंटम है अभी भी पॉजिटिव दिशा में वीकली इस कंसर्न चल रहा है। बाकी ज्यादा चीज यहां पर बोलने का नहीं है, देखने का नहीं है। जो इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है वो है बैंक निफ्टी में, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन वीकली निफ्टी इज कंसर्न, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल अभी तक। जो हायर एंड में सेल ऑफ आ रहा है वो हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, जो लोग डेली चार्ट में ज्यादा दिखाई देता है, या जो डेली चार्ट में ज्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए डेली चार्ट में अगर हम देखा जाए तो 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग, उसके बाद हाई तोड़ के चलना, मोमेंटम इंडिकेशन के हिसाब से, मूविंग एवरेज का प्राइस सेक्शन के हिसाब से अभी भी हम लोग ऊपर में है। लास्ट डे एक डोजी कैंडल हायर एंड में, ठीक है, थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा हम लोग को। मोमेंटम थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, आरएसआई उसी हिसाब से ही दिखा रहा है, मोमेंटम थोड़ा रुक रुक के जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ओवरबॉट सिचुएशन में डेली चार्ट्स नहीं है। ये सब देखते हुए चार्ट के अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस जोन, जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये अनचार्टेड जोन में हम लोग अभी निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, उसी हिसाब से देखा जाए 22,577 ये एक छोटा रेजिस्टेंस है, यहां पर एक बार देखना चाहिए। 22,651 एक छोटा फिर रेजिस्टेंस हो सकता है, यहां पर भी हम लोग को प्राइस बिहेवियर क्या हो सकता है, डेली चार्ट जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट है 22,679, ये तीनों जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस है। बाकी रेजिस्टेंस जो कैलकुलेटिव है वो हम अलग स्लाइड से आप लोग को दिखाएंगे। और ये जो प्राइस एक्शन मैं बात कर रहा हूं, को 22,577, 22,651 एंड 22,679, ये ओनली वैलिड है जब तक बाजार 22,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब चलिए हम लोग का निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने के लिए, ये है आपका बैंक निफ्टी का वीकली और डेली चार्ट। इंटरेस्टिंग, हम 3-4 सप्ताह से बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है, 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 1, 2, 3, 4 हफ्ता पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि जनवरी एक्सपायरी भी गया है, फरवरी नया शुरू हुआ है। वीकली एक्सपायरी हम बात नहीं कर रहे, हम पूरा मंथली एक्सपायरी का बात कर रहे हैं। तो सामने में अभी जो रेजिस्टेंस, मेन जो रेजिस्टेंस है, ये सब प्रीवियस एवरी टॉप एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। स्पेसिफिकली स्पॉट में 48,637, राउंड नंबर 48,650, जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तब तक मोमेंटम कैरी थोड़ा यहां इस जोन में आके थोड़ा रुक के जा सकता है। बट बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं बार बार आप लोग को, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो अभी तक उभर के आया है, नीचे की तरफ फिजल आउट नहीं होके।
वीकली एमएसीडी का स्लोप ये भी काफी इंटरेस्टिंग जगह में अभी पहुंच गया। नेक्स्ट वीक जो फुल वीक रहेगा उसके ऊपर देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या रहता है। खास करके इस जगह में आके एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का जो मोमेंटम है, आप लोग को सभी को मालूम है कि एचडीएफसी बैंक का अगर पार्टिसिपेंट रही नहीं रहेगा तो काफी मुश्किल रहेगा बाकी दूसरा जो बैंकिंग में स्टॉक है जिन लोग का परफॉर्मेंस चाहे कितना भी बढ़िया हो जाए, एचडीएफसी बैंक अगर नहीं चलेगा तब तक तो मुश्किल है। जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक नीचे से उभर के ऊपर की तरफ आने का कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, मेरे हिसाब से दोनों चार्ट को कंबाइन करके एक बार घर पे जरूर आप लोग स्टडी कीजिए। डेली बैंक निफ्टी इज कंसर्न, डेली में देखिए 13 डीएमए के ऊपर तीनों क्लोजिंग, उसके बाद हाई तोड़ के चलना बैंक निफ्टी में क्या चीज बनाया हुआ है। अब सामने में छोटा छोटा रेजिस्टेंस तो है ही, खास करके एक रेजिस्टेंस जो कैलकुलेटिव नहीं है मेरे हिसाब से 49149 एक बार देखना चाहिए। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो पहला जो ये रेजिस्टेंस था जो 48 650 जो राउंड नंबर मैं आपको बोला हूं, उसके सिवा भी ये सब प्रीवियस एवरी टॉप डेली चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस बन के उभर के आ सकता है। बट फाइनली जब भी बैंक निफ्टी ये जोन को क्रॉस करे तब से हम लोग को नजर रखना यही चाहिए 49149 बैंक निफ्टी में क्या हालत बना रहा है। ये फिगर तब तक वैलिड है जब तक बैंक निफ्टी 46512 तोड़ के बंद नहीं होता है कैश में। हालांकि बैंक निफ्टी का अभी जो स्थिति है अभी 13 डीएमए से ऊपर है, तो ऑब्वियसली कहीं अगर रिएक्शन में बैंक निफ्टी नियर टू 13 डीएमए आता है जो कि 46500 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है, तो दैट्स वाई नीचे में बैंक निफ्टी 46500 तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है ये भी एक कारण हम लोग को देखना चाहिए। So far, 13 DMA is value is concerned, 4700 round number act as a very strong support area जो कि 46512 का पहले है। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा है निफ्टी के तुलना में, तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं ज्यादा कंसंट्रेट बैंक निफ्टी के अंदर ही करना चाहूंगा। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का बातचीत। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकली बात करेंगे, एक है जेंसा टेक, एक उत्तम सुगर एंड वर्लपुल इंडिया। तीनों तीन सेक्टर से है और खास करके मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये कोई बाई और सेल का सजेशन नहीं है। मैं एक टेक्निकल एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूं जो कि एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से, बाकी काम आप लोग को करना है जैसे कि इसका फंडामेंटल चेक एंड टेक्निकल्स का अदर्स जो चीज आप देखना चाहते हैं वो सारा चीज चेक करने के बाद तभी कोई डिसीजन में आने का कोशिश कीजिए। और खास करके सेबी सर्टिफाइड कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसका जांच करवा लीजिए। जेंसरटेक आप वीकली चार्ट जिस हिसाब से है देखा जाए तो हम लोग एक प्राइस जो प्रीवियस स्टॉक था उसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फिर से वही जोन के आसपास बार बार रिविजिट कर रहा है जो कि एक सपोर्ट एरिया के हिसाब से चल रहा है। 1326 का क्रॉसओवर होने के बाद बार बार वो वैल्यू जोन को टेस्ट करने कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बार भी उसी जगह में बार बार टेस्टिंग हो रहा है।
तो दैट मीन्स इन अराउंड देखा जाए कि 540 से लेके 500 पूरा जोन जो है वोलेटिलिटी इज कंसर्न, ये पूरा जोन एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। जब तक ये 500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, लोअर एंड में एक अच्छा सपोर्ट और अच्छा डिमांड दिख रहा है एज पर द प्राइस चार्ट इज कंसर्न। लास्ट वीक का क्लोजिंग इस जोन का समझ लीजिए, लास्ट यहां पर क्लोजिंग आया था 583, इस बार का क्लोजिंग आया है 591। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आफ्टर 10th वीक, 9 वीक गने के बाद 10वां सप्ताह में ये जो क्लोजिंग आया है, ये सबसे बढ़िया लास्ट 10 वीक का सबसे बढ़िया क्लोजिंग हुआ है। इसके अंदर वॉल्यूम भी डेवलप हो रहा है। प्राइस एक्शन के साथ अगर मोमेंटम देखा जाए तो जो मूविंग एवरेज का स्लोप इतना दिन डाउन ट्रेंड में था, वो फर्स्ट टिक एक स्लोप चेंज का निशानी क्रिएट करके खड़ा हुआ है। क्या ये कंटिन्यूटी बना पाएगा? इसके लिए ये स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट वीक्स ऑनवर्ड से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक को भागना चाहिए, बट ये प्राइस एक्शन कुछ मोमेंटम का इंडिकेशन के हिसाब से दिखा रहा है। तो हम लोग को इसको इसके अंदर एक रेडर लिस्ट में डाल के इसको स्टडी करना चाहिए, या वॉच लिस्ट में डाल के इस स्टॉक का बिहेवियर कैसा हो रहा है उसको वॉच करना चाहिए। उत्तम सुगर, जब ये स्टॉक चल रहा था जिस हिसाब से पैटर्न बनाया था, देखिए ये पूरा पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से कूल डाउन होने के बाद अब जो स्थिति में है वो 1326 का ब्रेकडाउन माने क्रॉस डाउन हुआ है, और लगातार यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ तो उसके आसपास आके ये जैसे जैसे लग रहा है कि रुक सा गया है। तो दैट मीन्स नीचे में 340 से लेके 310 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मेरे हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए, जो प्रीवियस स्टॉप है, ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। अब ऐसा स्थिति में आके एक पॉजिटिव कैंडल, और टेक्निकली देखा जाए जो एमएसीडी का वीकली स्लोप है वो भी फास्ट इंडिकेशन चेंज का दे रहा है, जो इतना दिन से नहीं दे रहा था। दैट्स वाई मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मोमेंटम इंडिकेटर एंड ट्रेंडिंग इंडिकेटर इज कंसर्न, खाली 1326 का स्लोप और क्रॉसओवर जब तक चेंज नहीं होता है तब तक मैं थोड़ा इस स्टॉक को अंदर रेडार में डालूंगा और चेकिंग करूंगा कि इस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम डेवलप हो रहा है। फाइनल स्टॉक वर्लपुल, काफी काफी दिन से एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, ऊपर में 2800 होने के बाद अब ये 1200 के नीचे भी आके ट्रेड हो रहा है। दैट डजंट मीन्स कि मैं ये आप लोग को बोल रहा हूं कि इसका फॉल अभी खत्म हो चुका है। नेवर, मैं ये बोलने का नहीं कोशिश कर रहा हूं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जिस जोन में अभी जाके ये स्टॉक एंट्री ले रहा है, ये जोन को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंटम के हिसाब से देखते 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 जो स्टॉक एक टाइम बढ़िया था अभी खराब हो चुका है, और इसका जो नाम, ब्रांड नेम और इसका जो प्रोडक्ट है, इसका सभी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा स्थिति में क्यों आया है? क्या कंपनी के अंदर फिर से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, या यहां से कोई सपोर्ट मिलने का चांस है? तो टेक्निकली मैं अगर यहां पर देखूं तो एक सपोर्ट एरिया में आके बैठा हुआ है। अब मोमेंटम जब तक चेंज नहीं होता है तब तक के लिए हम लोग को रुकना पड़ेगा। हर दिशा में ये कहीं भी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इज कंसर्न, जिस हिसाब से वीकली डेली चार्ट के अंदर ओवरसोल्ड कंडीशन हुआ है, इस स्टॉक को थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए। क्या ये मोमेंटम चेंज का इंडिकेशन देगा? तब जाके टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि इसका प्राइस ट्रेंड चेंज का निशानी दे रहा है। सो फार टेक्निकल चार्ट पैरामीटर एंड इंडिकेशन इज कंसर्न, ट्रेंड इज कंसर्न, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। एक ही पॉजिटिव चीज है, स्टॉक काफी हद तक पिटा हुआ है और नीचे में ऐसा जगह में आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन सकता है। तो दैट्स वाई ये तीनों स्टॉक मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 1 से 1.5 महीना के लिए इस स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में डालूंगा और वॉच करूंगा। जेंसा टेक, उत्तम सुगर एंड वर्लपुल इंडिया। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।